यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। कल अभी मैंने कुछ समय पहले ही एक वीडियो इस बात पर लेक्चर रिकॉर्ड किया था कि कुछ लोगों की शिकायत थी कि भारत सरकार जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है और पब्लिक सेक्टर को किसी न किसी तरह से बेच रही है। ये एक भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। उस पर डिटेल में हम गए थे कि आखिर इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, कैसे होता है और भारत सरकार क्या सोच रही है इस समय, उसकी प्रायोरिटीज़ कहाँ हैं और पब्लिक सेक्टर से पैसा निकाल कर कहाँ डाल रही है, उसका एक डिटेल 10-12 मिनट का है। आज उसी कड़ी में जो न्यूज़ आई वो मेरी बात को पुष्टित करती है और जो पॉलिसी भारत सरकार की है उसको पुष्टित करती है। डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी, जिनको बहुत ज़्यादा अनुभवी होने के नाते डिफेंस मिनिस्ट्री में लाया गया था, हालांकि बहुत लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाए थे कि उनको गृह मंत्री से डिफेंस मिनिस्टर लाना एक डिग्रेडेशन है, लेकिन एक बहुत अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है डिफेंस मिनिस्ट्री में, जो एग्रेसिव अंदर से हो, बाहर से कम हो और पूरी स्ट्रैटेजी बना सके। आज उन्होंने एक बड़ी घोषणा की। उस घोषणा का जो मेन उद्देश्य है वो, और जो डिसइन्वेस्टमेंट हम लगातार कह रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मिलाकर देखने की कोशिश करेंगे तो शायद हम ज़्यादा क्लैरिफिकेशन कर पाएंगे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भारत में इंपोर्ट किए जाने वाले 101 आइटम जो डिफेंस में आर्म्स, स्मॉल आर्म्स और इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते हैं देश में, वो उनको डिलिस्ट करना चाहते हैं, यानी कि उनका इंपोर्ट बंद करना चाहते हैं। उनका कहना है कि ऐसे आइटम्स में लगभग 4 लाख करोड़ रुपया हमारा जाता है। 4 लाख करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज एक वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपया जिनमें हमारा इंपोर्ट में जाता है, और हम वो सारा फॉरेन करेंसी में ही जाता होगा, नो डाउट। और ऐसे इक्विपमेंट जिनको आवश्यकता हमारे पास है या नहीं है, लेकिन वो डिफेंस में आते हैं, पड़े रहते हैं, जंग लगी रहती है, और कभी कभी तो वो खारिज माल आ जाता है क्योंकि आवश्यकता नहीं है तो वो पड़ा है, और चूंकि वो नेसेसरी इंपोर्ट है इसलिए वो करना भी है, बजट से, संसद से निकाला जाता है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि देखिए, ऐसे जो अब हम आवश्यकता ओरिएंटेड यानी कि नीड्स ओरिएंटेड इंपोर्ट करेंगे, केवल हम ये सब कुछ इंपोर्ट करके यहां पर डालते हैं, जो परमानेंट आता है उसको नहीं करेंगे, हम केवल आवश्यकता के अनुसार इंपोर्ट करेंगे। और दूसरा कि ये जो 101 आइटम हम इंपोर्ट करते हैं विश्व भर से, उनको इंपोर्ट न करके लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करने का अवसर देते हैं, यानी कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में अंदर, भारत के अंदर भारत की एजेंसियां, जो भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो, और भारत की जो अपनी डीआरडीओ जैसी एजेंसियां हैं उनमें इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनसे हम परचेज करेंगे। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो कारण यह है कि पीछे जब हमने चाइना पर बैन लगाया कि उनके कोई भी इक्विपमेंट टायर सहित नहीं लेंगे, अभी आपको मालूम होगा कि टायर पर एक बैठक चल रही है और टायर मैन्युफैक्चरर से पूछा गया है डीजी फॉरेन ट्रेड्स ने कि भाई आपको कितने टायर की जरूरत है, आप क्यों इंपोर्ट करते हैं, भारत में मैन्युफैक्चरिंग की क्या सिचुएशन, क्यों? क्योंकि जो मेटल होता है, मेटल में कोडिंग हो जाती है, और जब मेटल में कोडिंग हो जाती है तो उसकी जासूसी हो जाती है, मेटल कहां पर काम कर रहा है। अब डिफेंस इक्विपमेंट हम खरीदते हैं, विदेशों से खरीदते हैं, क्या संभव नहीं है कि उसमें जासूसी के उपकरण कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लगे हों जिसको हम ना पकड़ पाए? एक तो कारण यह है कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, हम केवल वही इंपोर्ट करेंगे जो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सकती है, उसको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इससे हमारी फॉरेन करेंसी बहुत भारी स्तर पर बाहर जाती है, इस फॉरेन करेंसी को हम बाहर जाने से रोक सकते हैं। तीसरी बात यह है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, यानी कि भारत में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलता है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य बनता है। ये 4 लाख करोड़ रुपया
जो 4-5 साल में जाता है, 1 लाख करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज हर साल जाता है, ये 1 लाख करोड़ रुपया भारत की इंडस्ट्री में अगर लगाया जाए, भारत में अगर उसका इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो फिर भारत में रोजगार भी डेवलप होगा और भारत की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हमारी आवश्यकताएं भी हमारी आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण होगी। अभी जो वो खरीदते हैं उनका कहना है कि बहुत बार हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनी होती हैं, लेकिन फिर हम उसको मॉडिफाई बाद में करते हैं और मॉडिफाई करके हम भारत में उसको चलाते हैं, यानी कि काम चलाऊ काम चलाते हैं। तो क्यों नहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हो जाए। तीसरा यह है कि ये जो पैसा है, ये जो हम प्राइवेट सेक्टर में, मैंने पीछे कहा था कि पब्लिक सेक्टर को सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट का जो पैसा आता है वो डिफेंस इक्विपमेंट को यहां मैन्युफैक्चरिंग करने पर लगातार की ऑलरेडी पॉलिसी है, वो लगातार इस पर खर्च कर रही है। कैसे खर्च करेगी? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सपोज हमने किसी को इन्वेस्टमेंट यहां पर डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी का किया, तो जब हम उसका इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर लेकर आए, तो हम या तो कोई कंपनी उसके पैरेलल खड़ी करें जो उसके कोलैबोरेशन करके यहां काम करे, या फिर वो भारत सरकार के साथ कोलैबोरेशन कर ले। भारत सरकार के साथ कोलैबोरेशन करेगा तो भारत सरकार भी उसमें इन्वेस्टर रहेगी और वो इन्वेस्टमेंट करेगी, तो पैसा कहां से आएगा? तो हमने प्रायोरिटीज बदल दी कि हम जूता, चप्पल और ये जो ब्रेड और मक्खन बनाते हैं, इनकी बजाय हम क्यों ना डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, उस इन्वेस्टमेंट के साथ मिलकर हम यहां पर प्लांट लगाएं, हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहां पर करें और ये मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से हम एक्सपोर्टर भी बन जाएं, तो सरकार स्वयं में एक्सपोर्टर बन जाएगी। धीरे धीरे सरकार अपनी इक्विटी उसमें बढ़ा सकती है और फॉरेन जो कंपनियां हैं उनकी इक्विटी धीरे धीरे कम कर सकती है। और जब सरकार उसमें अनुभवी लोग होंगे, सरकारी लोगों को ट्रेनिंग हो जाएगी, तो उसी प्रकार की प्राइवेट सेक्टर की तरह ही वो अपनी फैक्ट्रियां भी यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकती है, रिसर्च डेवलपमेंट लगा सकती है। जैसे हमने इसरो में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और प्राइम मिनिस्टर ने इतना अप्रिशिएट किया कि हमने चंद्रयान, ये यान, वो यान और बहुत बड़े बड़े रॉकेट्स यहां पर छोड़ दिए और जो स्पेस शटल्स हैं उनमें संसार में हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया। उस पर ध्यान इस समय की सरकार दे रही है। तो ये एक अच्छा सुखद समाचार है कि हम भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें, जितनी कर सकते हैं मैक्सिमम उतनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें। भारत शक्तिशाली बने, भारत आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर भारत ही उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हम केवल रोटी दाल में आत्मनिर्भर हो जाएं। आत्मनिर्भर का मतलब है डिफेंस इक्विपमेंट में भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, डिफेंस के आर्मरीज में भी आत्मनिर्भर होने चाहिए, पेट्रोल डीजल में भी, एनर्जी सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होने चाहिए, भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होने चाहिए। हम सभी सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम इंपोर्ट धीरे धीरे रोक दें। मैंने कहा था कि चीन के साथ जो हमारा विवाद चल रहा है, उसके विवाद का मुख्य कारण भी चीन से आने वाला एक्सपोर्ट है, जो हमारे ट्रेड डिफिसिट में 30% का योगदान करता है। बाकी 70% का योगदान हमें तेल करता है जो हम खाड़ियों से खरीदते हैं। लेकिन चीन वाला तो खाली पीली हमको परेशान कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें चीन बैठा हुआ है बीच की भूमि में, उस भूमि पर चीन बैठा रहता है, तो हम उसके इन्वेस्टमेंट यहां पर खत्म करते जा रहे हैं, उससे इंपोर्ट खत्म करते जा रहे हैं। उसके अलावा हम डिफेंस इक्विपमेंट में भी इंपोर्ट संसार से खत्म करना चाहते हैं। जितना खत्म कर सकते हैं, एटलीस्ट छोटी छोटी चीजें जो हम 101 आइटमों की जिनकी चर्चा की है, वो तीनों में ही, बल्कि चारों में, कोस्ट गार्ड में, नेवी में, एयरफोर्स में और आर्मी में, सभी में उन्होंने कहा कि इनमें किसी में 1,30,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है, किसी में 1,40,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है, किसी में 1,20,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है, किसी में 5,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है। और ये इंपोर्ट खाली पीली का होता है जिसको हम बना सकते हैं, जिसके लिए हम काम कर सकते हैं। ये एक अच्छा सुखद समाचार है आत्मनिर्भर भारत बनाने का। केवल चीन ही नहीं, विश्व के और कंट्रियों से भी, जहां से भी हमारे पास इक्विपमेंट आते हैं, उनसे हम इक्विपमेंट धीरे धीरे खरीदना बंद करके भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। और जो डिसइन्वेस्टमेंट भी हम कहीं दूसरी कंपनियों से कर रहे हैं, वो पैसा उठाकर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के साथ, या कुछ गवर्नमेंटें हमारे यहाँ यूनिट लगाना चाहते हैं, उनके साथ हम यहाँ पार्टनरशिप करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है, वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।